हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि सॉल्यूशन पी वाई क्यू सीरीज का ये हमारा जो है लास्ट पार्ट रहने वाला है, तो हम आगे उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारा। इन केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट विल ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन ए डिक्रीज, ऑप्शन सी रिमेन सेम, ऑप्शन डी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ केसेस में एबनॉर्मल आती हैं। तो वो जो एबनॉर्मेलिटी आती है वो किसने बताया था, किसने अच्छे से बताया था कि जो एबनॉर्मेलिटी है वो किस तरीके से कैलकुलेट करी जाएगी। वो थी हमारी इक्वेशन जो आई थी, वो हमारी वेंडो फैक्टर वाली इक्वेशंस थी। ठीक है, उससे हमें कितनी एबनॉर्मेलिटीज आ रही थी, हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी उसमें हमें मतलब अच्छे से पता लग जाता है। ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अच्छा अब देखिए ये ना जो एबनॉर्मेलिटीज है वो बेसिकली आई क्यों, मतलब एक तरह का है जो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू जो हम इक्वेशन लगा के सॉल्व कर रहे थे, एक है हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो थी वो डिफरेंट क्यों आ रही थी, तो ये पाया गया था कि अगर हमारा जो जैसे अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें जो सोल्यूट है, अगर वो जैसे अगर सोल्यूट जो होता है वो क्या हो जाता है, या तो एसोसिएट हो जाता है या फिर कैसा हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है, मतलब ये कि सोल्यूट जो है उसकी उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, या तो वो टूट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिसोशिएट, या फिर वो इकट्ठा हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा। तो उसी वजह से हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो थी हमारी वो थोड़ी सी डिफरेंट आई थी। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि एसोसिएशन के केस में और डिसोसिएशन के केस में होता क्या है। एसोसिएशन के केस में क्या होता है, सोल्यूट के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके एक एंटाइटी बना देते हैं। ठीक है, वो होता है एसोसिएशन, क्योंकि नाम से ही क्लियर है, एसोसिएट हो जाना है, इकट्ठा हो जाना। जबकि डिसोसिएट में क्या होता है कि जो सोल्यूट के जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं एसिटिक एसिड। आपको क्या लगेगा, जैसे ही आपने एसिटिक एसिड डाला, पानी में डिसॉल्व करा, तो आपको क्या लगेगा कि आपको तो ये सिंपल एक अकेला मॉलिक्यूल मतलब अकेला मतलब कि लाइक ये मतलब सिंगल मिलना चाहिए आपको। ठीक है, तो इसका जो मास होता है वो कितना होता है, 60 ग्राम फारेनहाइट, मोलर मास ये होता है। ठीक, लेकिन क्या होता है जैसे ही ये वाटर में जाता है, डिसॉल्व करते हैं हम इसे, क्या हुआ, दूसरा मॉलिक्यूल इसके पास में आया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के करीब आ गया। ठीक है, वो दोनों जुड़ गए हैं। अब जुड़ गए हैं तो जुड़ने से क्या हो जाएगा, एसोसिएशन हो गया ना। तो एसोसिएशन होने से आप खुद बताइए, इसका जो मास है, ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल मिलकर एक एंटाइटी बना रहे हैं ना, तो इसका जो मास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ठीक है, 60 इसका और 60 इसका, तो कितना हो जाएगा, 120 ग्राम पर मोल। ठीक है, अच्छा अब डिसोसिएशन के केस में क्या होता है, जैसा फॉर एग्जांपल आप सोडियम क्लोराइड लेते हो या पोटेशियम, कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोशिएट होता है, तो ये कैसे टूटता है, ये रहा। ठीक है, तो नॉर्मल हमारा जो सोल्यूट जब आपने पानी में डिसॉल्व करा, तो आपका जो है सोल्यूट जो है वो कैसा हो गया है, डिसोशिएट हो गया आयंस में। तो ये हमारा केस होता है डिसोशिएशन का। बट यहाँ पर अभी हमारा जो केस लिया जा रहा है वो एसोसिएशन का लिया जा रहा है। तो देखिए, एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, आप खुद देखिए यहाँ पे जो हमारा मोलर मास था वो 60 ग्राम आया था, लेकिन एसोसिएशन होने के बाद हमारा जो मास है वो बढ़ गया है, मोलर मास। ठीक, तो हमेशा देखिएगा एसोसिएशन के केस में हमेशा जो मोलर मास है वो इंक्रीज होता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट विल ऑलवेज इंक्रीज। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग एसोसिएशन इन सॉल्वेंट द वांट ऑफ फैक्टर। अब देखिए इसमें भी कैसा है, हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें जो सोल्यूट है वो कैसा हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे जो भी मैंने अभी बताया कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन जो होता है वो हमेशा सोल्यूट मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, सॉल्वेंट का उसमें कोई रोल नहीं है। तो उसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो कैसे या तो एसोसिएट हो जाएंगे या डिसोशिएट हो जाएंगे, तो हमारे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है वो एबनॉर्मल आती है। ठीक है, और वो एबनॉर्मलिटी दिखाने
दिखाने के लिए कौन आता है, वॉन ऑफ फैक्टर, ये बताता है कि जो एबनॉर्मेलिटी है वो कितनी आई है। ठीक है, तो उसे कैलकुलेट करने की मैंने बता दिया था ना कि दो तरीके होते हैं, एक एसोसिएशन के केस में अलग होता है और डिसोसिएशन के केस में अलग होता है। ठीक है, तो अब ये आपको याद रखना है कि जो वॉट ऑफ फैक्टर है बेसिकली क्या होता है कि इसको मैं अगर बताऊं आपको, ठीक है, तीन वैल्यूज होती हैं। एक तो आई की वैल्यू 1, ठीक है, ये कब होता है, जब ना तो सोल्यूट एसोसिएट होता है और ना ही हमारा डिसोशिएट हो जाता है, यानी कि जो नॉर्मल, ठीक है, मतलब कि कोई भी उसमें सोल्यूट में चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो जब नॉर्मल होता है तो आई की वैल्यू बना दी है, तभी तो हमारी जो नॉर्मल इक्वेशंस होती है ना, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की, जस्ट लाइक दिस, ये, ठीक है, ये हो गई डेल्टा टी वी, है ना, ये कब आएगी, जब आई की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। यहाँ पर भी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसीलिए हमारी नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आई इज इक्वल टू 1 फॉर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन मतलब ना तो एसोसिएशन हो रहा है और ना ही डिसोसिएशन। ठीक है, अब आई की वैल्यू देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, आई की वैल्यू या तो इज इक्वल टू 1 हो सकती है या फिर ग्रेटर देन 1 हो सकती है। ठीक है, और या फिर आई जो है लेस देन 1 आएगी। ठीक, देखिए, जब भी डिसोसिएशन होता है, ठीक है, इसे ना ऐसे याद रख सकते हैं, डिसोसिएशन मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो गए तो दैट मीन्स आई की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी। आई की वैल्यू किससे ज्यादा हो जाएगी, 1 से ग्रेटर देन हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो आई की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है वो किसी लिए कब है, फॉर डिसोसिएशन। ठीक है, फॉर डिसोसिएशन। तो आई की वैल्यू 1 से लेस देन कब आएगी, जब हमारा जो सोल्यूट है वो कैसा हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब इसे वही कि हमारे दो मॉलिक्यूल्स थे, उन्होंने दो या चार मॉलिक्यूल्स थे, उन्होंने मिलकर एक मॉलिक्यूल बना दिया, यानी कि कम हो गया ना, तो इसलिए आई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 आ जाए, मतलब लेस देन 1 आ जाएगी फॉर एसोसिएशन केस। ठीक है, इसे थोड़ा सा अगर आपको फिर भी मतलब याद रखना हो, अभी इससे पहले मैंने जो एग्जाम्पल लिया था उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एसिटिक एसिड, ये कैसा है, एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ना आई को आप ऐसे याद रखिए, जो नॉर्मल मोलर मास है वो ऊपर आता है। ठीक है, और जो आपको ऑब्जर्व हुआ ये एबनॉर्मल मोलर मास, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आई निकालने का। अब आप खुद बताइए, देखो नॉर्मल मोलर मास कितना आ रहा था इसका, 60, और हमें ऑब्जर्व कितना हुआ था, 120, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/2। तो देखो ये जो वैल्यू है वो 1 से कम आई है, तो इसे इस एग्जाम्पल से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो मैंने इन शॉर्ट बता ही दिया है कि जब एसोसिएट हो जा रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, पहले ज्यादा थे कम हो रहे हैं अब, ठीक है, एसोसिएशन के बाद, तो ऑब्वियसली बात है आई की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वैन डॉ फैक्टर is always less than 1 in case of association। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, द qualitative property used for determination of molar mass of polymers and protein is, मतलब कौन सी चार qualitative properties में से कौन सी ऐसी qualitative property है जो कि यूज करी जाती है, किस लिए, जो पॉलीमर्स हैं और जो प्रोटीन है उनका मोलर मास डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, उनको कैलकुलेट करने के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से तो हम मोलर मास नहीं निकालते कभी भी पॉलीमर और प्रोटीन्स का। ठीक है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन सभी किसी से भी हम मोलर मास नहीं निकालते। ठीक है, हम ऑस्मोटिक प्रेशर को हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, देखिए क्या होता है, जो पॉलीमर्स और जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब अगर इनका टेम्परेचर हाई कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर हाई करने पर जो पॉलीमर है या जो प्रोटीन है वो डीनेचर्ड हो जाता है। डीनेचर्ड का मतलब क्या होता है कि उनकी जो शेप है, जो एक्चुअल शेप जो होती है वो बिगड़ जाती है, वो चेंज हो जाती है। तो जब हमारा प्रोटीन और जो पॉलीमर है वो मतलब अपनी एक्चुअल शेप में या साइज में रहा ही नहीं, तो हम जो मास निकालेंगे वो हमारा ऑब्वियस सी बात है वो अलग आएगा, जो रियल है, रियल मास होना चाहिए वो नहीं आएगा। ठीक है,
तो ये क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन आता है, मतलब ये कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा सॉल्यूशन का बढ़ गया है। तो जब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है तो रिएक्शन जो है या जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो हाइयर टेम्परेचर पे होगा। ठीक है, तो हाइयर टेम्परेचर पे होने का मतलब क्या है, हमारा पॉलीमर प्रोटीन की शेप जो है वो बिगड़ जाएगी। ठीक, सिमिलरली अब इसके बाद एक और रीजन भी है कि इनको और इनको क्यों नहीं लेते, इस मतलब इसको और इसको क्यों नहीं लेते, इसलिए नहीं लेते क्योंकि इनसे जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो इतनी ज्यादा स्मॉल आएगी कि हम उसे मेजर नहीं कर सकते। तो इसीलिए कभी भी जो पॉलीमर और जो प्रोटीन का जो मास है उस मोलर मास निकालने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन फॉर अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड टू 200 ग्राम ऑफ वाटर assuming magnesium chloride is completely dissociated। ठीक, सबसे पहले क्या है, देखो क्वेश्चन की एक एक वर्डिंग को समझेंगे। आपको क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। किसका निकालना है, सॉल्यूशन प्रिपेयर करा है आपने, कौन सा सॉल्यूशन प्रिपेयर करा है आपने, मैग्नीशियम क्लोराइड कितना लिया है 10 ग्राम, और कितना वाटर लिया है 200 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, और ये मान के चले हम कि मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। कंप्लीटली डिसोशिएशन का मतलब ये है कि 100 का 100% हमारा डिसोशिएट हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपको बॉइलिंग पॉइंट जो है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। बेसिकली आपको क्या निकालना है, डेल्टा टीवी की वैल्यू। अच्छा, और हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ये। ठीक है, अब अगर आपके पास आई की वैल्यू पता लग जाए, केबी की वैल्यू तो दे ही रखी है, और मोलरिटी की वैल्यू पता लग जाए तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे कैलकुलेट कर, देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू आई के बी एम। ठीक, केवी की वैल्यू हमें गिवन थी। ठीक है, और मोलैरिटी हमने कैसे निकाली है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक, अच्छा अब देखिए आपको सॉल्यूट का मास कितना दिया था 10 ग्राम। ठीक, और सॉल्वेंट यानी कि वाटर का जो मास है वो कितना दिया था 200 ग्राम। ठीक है, अच्छा सॉल्यूट का जो मोलर मास है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मोलर मास से आपने डिवाइड कर दिया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकालने ना, तो वो कैसे निकालते हैं, जो गिवन मास होता है सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय में उसका मोलर मास। ठीक है, अच्छा, और क्योंकि हमें ना मतलब जो सॉल्वेंट का मास है वो किलोग्राम में चाहिए होता है, अगर किलोग्राम में नहीं दिया जाता, ग्राम में दिया जाता, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 1000 से इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.526 मोलैरिटी। तो हमारी स्मॉल एम की वैल्यू थी, याद है। ठीक है, और अब हमारे पास जो आई की वैल्यू है वो 3 आई है। 3 क्यों आई है इसे समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि हमारा जो ये इलेक्ट्रोलाइट है या सोल्यूट जो है वो 100% टूट गया है। मतलब कि इसमें आपको कितने मैग्नीशियम दिख रहे हैं, एक, तो एक मैग्नीशियम मिल गया है पूरा पूरा। ठीक है, और आपको क्लोरीन कितने दिख रहे हैं, 2, तो आपको 2 क्लोरीन आयंस दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कितने टोटल आयंस हो गए, 2 और 1 कितना हो गए, 3। तो इसलिए हमारी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, और केबी की वैल्यू हमें गिवन है, और मोलैरिटी की वैल्यू हमने निकाली है, तो इसका आंसर कैलकुलेट करके ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा कितना आया। एक चीज और मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि मैंने आई की वैल्यू 3, मतलब ये हर केस में क्या आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा, बस नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखे, और हर किसी में बस आई की वैल्यू ऐसे ही जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स सारे वही रख दी। तो देखिए जब हमारा डिसोसिएशन का केस होता है ना, जब डिसोसिएशन वाला केस ले रहे होते हैं, तो हमारे पास आई की जो वैल्यू होती है वो होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जितने भी हमारे क्या हुए हैं, डिसोशिएट हुए हैं। ठीक है, कितने डिसोशिएट होते हैं यहाँ पर, 3। अच्छा, और आई की वैल्यू जो है वो 1 में एन कब आती है, जब हमारा क्या होता है, एसोसिएशन। जब डिसोसिएशन होता है तो आई की वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या होती है, एन, जिसे हम एन से भी डिनोट करते हैं। यानी कि डायरेक्टली सीधे आपको क्या करना है, जब भी डिसोसिएशन वाला केस आ जाए, सीधे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको मिल रहे हैं तो वो यहाँ पर रख के आई की सीधे वैल्यू निकालनी। इसके बाद अगर एसोसिएशन हो रहा है तो एसोसिएशन का फॉर्मूले में मतलब आई की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, 1 में एन, और यहाँ पर एन क्या है,
एन जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएट, ठीक है। मतलब ये कि कितने जो पार्टिकल्स है वो एसोसिएट हुए, जैसे मैंने एसिटिक एसिड का केस बताया था, उसमें 2 पार्टिकल्स अटैच हुए थे, एसोसिएट हुए थे, ठीक है। कोई और में हो सकता है 3 हो, कोई और में 4 हो, तो वही यहाँ पर एन की वैल्यू रख देंगे और आई फैक्टर यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? Out of the following one molarity aqueous solutions, which one will show largest freezing point depression? पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। आपको सॉल्यूशंस दिए गए हैं, ठीक है, और सभी की कंसंट्रेशन सेम है, वन मोलैरिटी एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। विच वन विल शो लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और इनमें से आपको बताना है कि हमारा जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है वो लार्जेस्ट किस में आएगा, यानी कि वो वैल्यू किस में ज्यादा आएगी। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, और ये डिपेंड करता है मोलैरिटी पर, ठीक है, के एफ की वैल्यू मतलब कांस्टेंट थे और आई की वैल्यू पर, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है कि कंसंट्रेशन तो सारे सॉल्यूशंस की सेम है, तो कंसंट्रेशन तो सेम हो गई, ठीक है। इसके बाद के एफ किस लिए है? सॉल्वेंट के लिए। मैंने आपको बताया था कि जो के बी है और जो के एफ है वो हमेशा किसके लिए होता है? सॉल्वेंट के लिए। और सभी में जो है सॉल्वेंट क्या है? एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि वाटर इसमें सॉल्वेंट रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है के एफ की वैल्यू सभी के लिए सेम रहेगी, कंसंट्रेशन की वैल्यू सभी के लिए सेम रहेगी। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये किस पर डिपेंड करेगा? आई वैल्यू पे, ठीक है। तो आई वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसी का ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी लार्जेस्ट होगा। देखिए सबसे पहले NaCl लिया, अच्छा, अब इसके लिए आई की वैल्यू क्या रहेगी? 2 रहेगी। 2 कैसे रहेगी आपको ये देखना है, क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिसोसिएशन वाले मतलब केस के अंदर आते हैं। तो इसमें ना आपको देखना है कि ये जो मॉलिक्यूल ये जो एंडाइडी है, ये जो कंपाउंड है, ठीक है, ये कितने आयंस बनाते हैं, ठीक। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन, तो 2 एटम है, तो इसलिए आपको 2 आयंस मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आई की वैल्यू क्या रहेगी? 2 रहेगी। तो जब आई की वैल्यू टी मतलब सॉरी 2 रहेगी तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 के एफ एन। सिमिलरली सोडियम सल्फेट लिया, तो अब देखो यहाँ पर आई की वैल्यू 3 कैसे? देखो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं सोडियम सल्फेट, तो देखो 2 सोडियम दिख रहे हैं आपको, ठीक, और ये सल्फेट ये चीज ध्यान रखना कि ये जो सल्फेट है ये पूरा ऐसा है, ठीक है। तो कहीं आप ये समझे कि ये 4 है, नहीं, ये सल्फेट पूरा ऐसा सिंबल है और इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है। तो आपको टोटल कितने आयंस मिले? देखो सल्फेट का एक ही आयन है और सोडियम के कितने हैं? 2। तो टोटल कितने आयंस हो गए? 3। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाती है? 3। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 के एफ एम। अब इसके बाद ग्लूकोज, ठीक, ये ग्लूकोज जो है ये डिसोशिएट नहीं होता है, ठीक है, ये एज इट इज पड़ा रहता है। तो आई इज इक्वल टू इसके लिए क्या हो जाएगी? वैल्यू 1। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 के एफ एम, ठीक। अब आ जाते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट पे। अच्छा, अब इसमें आई की वैल्यू 5। 5 कैसे है? देखो इसमें 5 कैसे है? देखो आपको 2 तो एल्यूमिनियम के आयंस दिख रहे हैं, ठीक है, और ये सल्फेट और ये ब्रैकेट में 3, तो यानी कि 3 आयंस ऑफ किसके? सल्फेट के। तो देख लीजिए 3 और +2 कितना हो जाएगा? टोटल 5, यानी कि आई की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 5। तो जब आई की वैल्यू 5 आ गई है तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 के एफ एम, ठीक। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपेयर करके कि डेल्टा टी एफ की वैल्यू किसके लिए ज्यादा है? इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। तो ऑब्वियस सी बात है हमें किसके लिए डेल्टा टी एफ की वैल्यू ज्यादा मिल रही है? एल्यूमिनियम सल्फेट। तो हमारा आंसर जो है वो इसका डी रहेगा, ठीक। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? When 25.6 ग्राम ऑफ सल्फर was dissolved in 1000 ग्राम of benzene, the freezing point lowered by 0.512 Kelvin. पहले सबसे पहले क्वेश्चन की एक एक वर्डिंग हमें समझनी है, ठीक है। आपको क्या दिया है? सल्फर दिया हुआ है, कितना ग्राम दिया हुआ है? 25.6 ग्राम दिया है। इसको डिसॉल्व करा है, किसमें डिसॉल्व करा है? 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर हमारा? बेंजीन, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट लोअर बाय 0.512 केल्विन। तो हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आया, ठीक है, जो डिप्रेशन आया वो कितना आया? 0.512 केल्विन,
कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर SN। आपको क्या है SN का मतलब फॉर्मूला जो है कैलकुलेट करना है, और आपको KF फॉर बेंजीन दिया गया है, क्योंकि सॉल्वेंट के लिए होता है ना ये कांस्टेंट, ठीक है। तो KF फॉर बेंजीन कितना है, कार्बन 1 2, ठीक, और एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना है 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर सल्फर का फॉर्मूला। अब यहाँ पर ना एक चीज समझने वाली है, देखिए वैसे नॉर्मल फॉर्मूला क्या है आपका, ठीक है। आपको क्या चाहिए, यहाँ से दिख रहे हैं आपको KF यहाँ पर दिया हुआ है, मोलैलिटी आप अभी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और डेल्टा TF यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है 0.512, ये पूरे इसकी है, ठीक है, पूरे मतलब डेल्टा TF की वैल्यू है, क्योंकि इसने बोला था फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्ड बाय 0.512 केल्विन। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा मैं आपको वर्डिंग पे हाईलाइट करवाना चाहती हूँ, देखिए या तो वो ऐसा बोल देगा कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक, डायरेक्टली ये बोल देगा, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्ड बाय 0 पॉइंट जो भी वैल्यू वो देगा, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, एग्जामिनर जो होता है वो आपको ये वैल्यू दे देता है, प्योर वाले की जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा कैसी हो जाएगी, ज्यादा, ठीक है। कई बार क्या है, वो ये वाली वैल्यू TF जो हमारा सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो जो आता है वो देता है। तो इस चीज पे आप जरा ना ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पर जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, कि ये वाली क्वांटिटी दी गई है या फिर ये पूरी क्वांटिटी दी गई है, ठीक है। तो यहाँ इस केस में हमें क्या दिया गया है, ये पूरा दिया गया है। हमें ये नहीं बोला गया है कि जो जो सॉल्यूशन बना उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इतना हो गया, नहीं, इसने बोला है कि फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्ड हो गया है, कितना लोअर्ड हो गया है, ठीक है। तो ये चेंज ही, ये पूरा जो चेंज है ये 0.512 केल्विन है, ठीक है। पहले तो ये चीज क्लियर होनी थी, क्लियर कि हमें ये गिवन है, KF गिवन है, मोलैलिटी हम निकालेंगे। तो अगर हमें आई फैक्टर मतलब हम निकाल लेते हैं, तो आई फैक्टर से हमें फॉर्मूला पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इक्वल्स टू आई KF एम, ठीक है। KF की वैल्यू हमें गिवन है, डेल्टा TF की वैल्यू हमें गिवन है। हमने क्या करा है, पहले मोलैलिटी कैलकुलेट करिए। मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करिए, सोल्यूट का हमें जो मास गिवन है डिवाइडेड बाय में उसका मोलर मास, ठीक है। जो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट हमारा बेंजीन है जो कि 1000 ग्राम दिया हुआ था। तो पहले मोल्स निकालेंगे, मोल्स कैसे निकालेंगे, जो गिवन मास है अपॉन में मोलर मास, ठीक है। उसका जो हमारा सोल्यूट है, सोल्यूट मतलब जो हमारा सोल्यूट है, ठीक है, सल्फर। तो हमें ये हमने लिख लिया, अच्छा 1000 ग्राम क्या है हमारा सॉल्वेंट बेंजीन, वो हमने लिख दिया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि या तो आपका जो सॉल्वेंट का जो मास है या तो वो किलोग्राम में होना चाहिए, और अगर वो ग्राम में दिया गया है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, और इसका जब डेसिमल हटाएंगे तो ये कैलकुलेशन हमारी बन जाएगी 8/10, ठीक है। इसका डेसिमल हटाया ना, इस वजह से 10 आया, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8/10। तो हमारी जो मोलैलिटी है वो 8/10, 0.8 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने इसे कैलकुलेशन हमारी थोड़ी इजी रहे, इस वजह से मैंने इसको ऐसे एज इट इज यूज करा है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जैसे ही मैंने डेल्टा TF की वैल्यू रखी, ठीक है, और आई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, KF की वैल्यू हमने रख दी, और मोलैलिटी की वैल्यू 8/10, ठीक। इसका डेसिमल हटाया तो 100, इसका डेसिमल हटाया तो 1000, और ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, और ये पूरा कैंसिल हो गया, ये 8 में आ जाएगा। तो आई की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, 1/8। जब आई की वैल्यू हमारी 1/8 आ चुकी है, तो देखिए क्योंकि यहाँ पर ना एसोसिएशन का केस हो रहा है, तो एसोसिएशन के केस में क्या होता है, आई जो वैल्यू होती है, क्वांटम फैक्टर जो होता है, उसका जो फॉर्मूला बनता है वो 1/n बनता है। और हमें जो आई की वैल्यू ऑब्टेन हुई है वो कितनी हुई है, 1/8, और आई का जो फॉर्मूला होता है 1/n। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, सीधे सीधे n की वैल्यू 8। तो जो n की वैल्यू 8 आ गई, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या रहने वाला है, S8। तो इस तरीके से आप किसी भी फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हो, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, डिफाइन एजियोट्रॉप, what type of azeotrope is formed by negative deviation from Raoult's law, गिव एन एग्जांपल। देखिए इसमें क्या बोला है, सबसे पहले एजियोट्रॉप को आपको डिफाइन करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, एक मतलब आपको बताना है कि जो राउल्स लॉ का जो नेगेटिव डेविएशन वाला जो ग्राफ होता है उससे आपको कौन से टाइप के एजियोट्रॉप्स मिलते हैं। इसके बाद में आपको एक एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है। तो सबसे पहले एजियोट्रॉप को समझेंगे कि एजियोट्रॉप होते क्या है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है, बट इजी मैथड से हम इसे समझेंगे, ठीक है। देखिए
अब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपको भी पता है हमें पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ देखने को मिलते हैं और एक तरफ नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसा बनेगा, देखो हमने दो लिक्विड लिए हैं ए एंड बी। अच्छा, ए का अपना जो प्योर ए है उसका जो वेपर प्रेशर है वो कुछ होगा, कोई वैल्यू होगी। सिमिलरली बी की भी कुछ वैल्यू होगी। अच्छा, ए के जो वेपर प्रेशर है इस बार क्या है, कम है, तो इसलिए ए पॉइंट जो है नीचे लाई कर रहा है, बी पॉइंट ऊपर लाई कर रहा है। ये चीज क्लियर हो गई है। तो मोल फ्रैक्शन मतलब सेम ऐसे ही है। देखिए, तो एज ए टॉप को समझने के लिए हमें क्या है, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ्स को समझना पड़ेगा, ठीक है। हम इसे मतलब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा ये थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है, बट कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। मेरे साथ साथ आपको इमेजिन करना है, ठीक है। देखिए, आपने एक कंपोनेंट ए लिक्विड लिया, आपने दूसरी तरफ बी लिक्विड लिया, आपने उन दोनों को मिक्स कर दिया। जब आप उन दोनों को मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, उसका अपना देखो, उसका जो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसे लगता है, देखो ये जो ग्राफ है किसके बीच का है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का है, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये किसको दिखा रहा है, ये हमारा जो है ए कंपोनेंट, प्योर ए कंपोनेंट को दिखा रहा है, मतलब इसमें बी बिल्कुल भी नहीं है, प्योर ए लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। तो उसका वेपर प्रेशर है ये प्योर ए लिक्विड का। सिमिलरली इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, बी कंपोनेंट, बी लिक्विड मिलेगा। बी लिक्विड का अपना प्योर जो वेपर प्रेशर है वो ये रहा, ठीक है। अब क्योंकि ये जो बी पॉइंट है, ये मतलब जो बी कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर कम है इन कंपैरिजन टू ए, इसलिए मैंने बी पॉइंट को कम लिया है और मतलब नीचे लिया है और ए पॉइंट को ऊपर लिया है, ठीक है। ये मतलब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। सिमिलरली कई बार कुछ सॉल्यूशंस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें बी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर ज्यादा हो, मतलब उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो वो हाई पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके का आपको ग्राफ मिल सकता है, ठीक। अब इस पॉइंट पे अगर आप आएंगे, इस पॉइंट पे आप देखिए बेटा कि जो ए कंपोनेंट है वो हमारा प्योर है यहाँ पर, यानी कि एक्स ए, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट क्या रहेगा, 1 रहेगा, जबकि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा। और इस पॉइंट पे हमारा जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट है वो कितना रहेंगे, 1, क्योंकि प्योर लिक्विड है ना यहाँ पर बी, ठीक। और ए के मोल फ्रैक्शन कितने रहेंगे, 0 रहेंगे, ठीक है। ये ग्राफ समझ में आता है। अब मैं इसी ग्राफ का क्या करती हूँ कि इसी ग्राफ का मैं क्या करूंगी, मैं जो बॉइलिंग पॉइंट है और क्या नाम है मोल फ्रैक्शन, इसके बीच का ग्राफ प्लॉट करूंगी, ठीक है। तो मैंने इन्हीं दो लिक्विड्स को लिया है, ए और बी, ठीक है, और मैंने बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन के बीच का ग्राफ मैंने क्या कर दिया है, प्लॉट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पे अगेन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट 1 है, जबकि बी कंपोनेंट के 0 है, और यहाँ पर बी कंपोनेंट के 1 है और ए कंपोनेंट के 0 है, ठीक है, समझ रहे आप। ये देखिए, ये लाइन जो है ये लाइन दिखा रही है, इससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको कंप्लीटली वेपर्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब ये जो ए और बी सॉल्यूशन को आपने जो प्रिपेयर करा था, मिक्सचर प्रिपेयर करा था, उसके कंप्लीटली वेपर्स बन चुके होंगे इस लाइन के ऊपर अगर आप जाते हैं तो। और अगर आप इस लाइन से नीचे रहते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ए और बी दोनों मिक्सचर का कौन सा फेज देखने को मिलेगा, लिक्विड, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। और इस रीजन के बीच में आपको लिक्विड भी मिलेगा और वेपर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, दोनों एग्जिस्ट करेंगे इक्विलिब्रियम पे, ठीक। तो इससे नीचे क्या आएगा, लिक्विड, इससे ऊपर क्या रहेगा, वेपर, इसमें दोनों रहेंगे, ठीक है। ये लाइन जो है ये टेम्परेचर की तो है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो और ये वाली जो लाइन है ये आपकी कौन सी लाइन है, ड्यू पॉइंट है। ड्यू पॉइंट का मतलब क्या है आपका, जो जहां पर पेपर्स जो है कंडेंस हो जाते हैं जिस टेम्परेचर पे, ठीक है। तो मैंने जो ये ग्राफ प्लॉट करा है, ठीक है, इसमें आप देखिए हम इस पॉइंट को लेकर चलते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे एक आपने ए और बी को मिक्स करा, मतलब ये कि इस कॉम्पोजिशन को अगर आप देखें तो इसमें बी कंपोनेंट ज्यादा है और ए कंपोनेंट क्या है, कम है, ठीक। तो आपने इसी मिक्सचर को क्या करा है, हीट करते करते इस पॉइंट पर आ गए। यहां पर क्या करने लगेगा, आपका मिक्सचर बॉईल करने लगेगा। जब मिक्सचर आपका बॉईल करने लगेगा तो यहां से अब करते हो, जैसे ही मिक्सचर बॉईल करने लगेगा तो यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये वेपर वाली लाइन पर अगर मुझे जो पॉइंट मिला है उसको मैं नीचे प्लॉट करूँ,
ठीक है। उसको जब मैं नीचे प्लॉट करूंगी तो आपको ये कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगी। इस कॉम्पोजिशन पे आपका क्या है, ए कॉम्पोनेंट ज्यादा है और बी कॉम्पोनेंट कम है। अब इसे ध्यान से समझेंगे। देखो, मैंने मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर को बॉईल करा, जब बॉईल करा वेपर्स बनेंगे, वेपर्स में ए कॉम्पोनेंट आपका ज्यादा रहेगा, बी कॉम्पोनेंट कम रहेगा। ए ज्यादा क्यों रहेगा, क्योंकि ए जो है ज्यादा वोलाटाइल है, मतलब उसका, उसके वेपर प्रेशर ज्यादा है उसका, तो इसी वजह से हमें वेपर फेज में ए कॉम्पोनेंट ज्यादा मिलेगा और बी कॉम्पोनेंट कम मिलेगा। ठीक है। और इस पॉइंट पे जो लिक्विड वाला जो फेज है, इसमें आपको बी कंपोनेंट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसके वेपर्स कम बनेंगे तो वो वेपर फेज में ज्यादा नहीं जाएगा, इसीलिए इस कॉम्पोजिशन पे बी कंपोनेंट आपको ज्यादा मिलेगा लिक्विड फेज में, और ए कंपोनेंट आपको बहुत कम मिलेगा। ठीक, इसको साथ के साथ ना थोड़ा इमेजिन करना है, ठीक है, वरना ये समझ में नहीं आएगा। अच्छा, अब देखो, आपने इस कॉम्पोजिशन को, अब देखो, आपने क्या करा, एक बीकर में आपने हीट करा सोल्यूशन पे, इस कॉम्पोजिशन के सोल्यूशन को आपने हीट करा, ठीक है। आपने क्या करा, इमेजिन करना है आपको, आपने वो वेपर्स, जो वेपर्स बने, उन वेपर्स को अलग बीकर में कंडेंस कर लिया, इकट्ठा कर लिया, ठीक है। आपने जब एक्यूमुलेट कर लिया, मतलब उन वेपर्स को आपने इकट्ठा कर लिया जब, ठीक, तो आपको ये कंपोजिशन मिली। आपने उन वेपर्स को क्या करना है, कंडेंस करना है। जब आप उन वेपर्स को क्या करोगे, कंडेंस करोगे, तो वो लिक्विड फेज में चले जाएंगे। अब आप उसी लिक्विड को क्या करो, इसी कॉम्पोजिशन में है ना वो मिक्सचर, अब आप इसको हीट करो, यहां तक हीट करो, ठीक है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ये रहेगा। अब इस बॉइलिंग पॉइंट पे आप इधर ड्रॉ करिए, आपको क्या मिलेगा, उसके वेपर्स बनेंगे, आपने जो कंडेंस वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करा, और उसी लिक्विड को जब आप बॉइल करेंगे तो आपको फिर से वेपर्स मिलेंगे। इस बार जो वेपर्स मिलेंगे ना, वो देखिए यहाँ देखिए इस पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे क्या है, आपका प्योर ए है। यानी कि इस बार जब आप लिक्विड को बॉइल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वेपर फेज में कंप्लीटली प्योर ए कॉम्पोनेंट मिल जाएगा। अब उन वेपर्स को अलग से एक्यूमुलेट कर दिया, इकट्ठा कर दिया, ठीक है, तो अब आपके पास प्योर ए लिक्विड मौजूद है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास, मतलब हम क्या करते हैं, दो लिक्विड्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। यही प्रिंसिपल फॉलो होता है हमारा डिस्टिलेशन के प्रोसेस में, ठीक है। जो लिक्विड थे हमारे ए और बी, उन दोनों कंपोनेंट को लिया, जब आपने मिक्स करा, अब हमने जो ग्राफ प्लॉट करा है, वो किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करा है, टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो आप देखिए कैसे मिलेगा, ठीक। आप सपोज करो कि ना आपने ये कॉम्पोजिशन ली थी, ए लिक्विड और बी लिक्विड की, आपने यहाँ पर एक कॉम्पोजिशन ली। आपने क्या करा, अगेन मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि ये आपका बॉइलिंग पॉइंट लाइन है और ये आपका डी पॉइंट, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे जो मतलब मिक्सचर है, आप उसे क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, इस पॉइंट पे मिक्सचर को क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, ठीक है। जब आपने इस पॉइंट पे बेशक को हीट करा, ठीक है, इस पॉइंट पे वो क्या करने लगेगा, बॉईल करने लगेगा। जब वो बॉईल करेगा, वेपर्स बनेंगे, वेपर्स बनेंगे तो उसकी कॉम्पोजिशन कुछ अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो रहा, ये ऊपर जो है आपकी वेपर वाली लाइन है, वेपर, और नीचे क्या है आपका लिक्विड, ठीक है। ये भी क्या है आपका वेपर, और ये क्या है आपका लिक्विड, ठीक है। अब देखिए, अब आपने इस पॉइंट पे आकर देखा कि वेपर्स बने, और उन वेपर्स की कॉम्पोजिशन क्या रहे, ये, ठीक है, ये रहे। आपको नहीं लगता कि इस पॉइंट पे ए के मोल फ्रैक्शन कम होंगे और बी के मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे। दैट मीन्स आपको जो वेपर्स, साथ ही साथ इमेजिन करके, आपने लिक्विड मिक्सचर को बॉइल करा, आपको वेपर्स मिले, उन वेपर्स में बी कंपोनेंट ज्यादा है, ए कंपोनेंट कम है, ठीक है, समझ में आ रहा है। आपने उन वेपर्स को कंडेंस करा, ठीक है, वो फिर से लिक्विड में मतलब बन गए। लिक्विड में जब बन गए तो अब आप इसे क्या करेंगे, दोबारा से हीट करेंगे। आपने हीट करा, इस टेम्परेचर पे आके वो बॉईल करने लगेगा, बॉईल करेगा तो वेपर्स बन जाएंगे। तो वेपर्स क्या बनेंगे, देख लेते हैं, अभी यहां पर आ जाएगा वो पॉइंट, यानी कि दोबारा से वेपर्स बने। इस बार वेपर्स में आपको ये कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगी, ठीक है, ये वाला। अगेन इसमें क्या है, बी कंपोनेंट और ज्यादा मिल गया, ए कंपोनेंट और कम मिल गया, ठीक। आपने फिर दोबारा से उन वेपर्स को क्या करा, कंडेंस करा है, और फिर उसे लिक्विड में कन्वर्ट करके फिर दोबारा उसे बॉईल करा, बॉईल करा। इस बार आपको यहाँ
बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा है। अब जब बॉइल करा तो वेपर्स बनेंगे, वेपर्स बनेंगे तो क्या बनेगा, ये आपको आपको नहीं लगता कि इस पॉइंट पे आ जाओगे आप? जब आप इस पॉइंट पे आ जाओगे तो यहाँ पर आपको एक फिक्स कॉम्पोजिशन मिली, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस पॉइंट पे आपको अगेन बी थोड़ा ज्यादा मिलेगा और ए आपको कम मिलेगा इन कंपैरिजन टू दिस कॉम्पोजिशन एंड दिस, ठीक। जबकि ये हमारा जो पुराना सबसे पुराना वाला लिक्विड था वो यहीं पर था, ठीक है, इसमें ए कंपोनेंट ज्यादा है, ठीक है। इस तरीके से हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बी कंपोनेंट को बढ़ाते जा रहे हैं, ए कंपोनेंट को कम करते जा रहे हैं। लेकिन इस पॉइंट पे आके आप देखिए क्या होगा, आपको इस पॉइंट पे ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ठीक है। जैसे ही आप इस पॉइंट पे आपने वेपर्स को क्या करा, कंडेंस करा, ठीक। अब आप उन कंडेंस्ड हुए वेपर्स को हीट करेंगे। जब आप हीट करेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट तो ये है, ठीक। अच्छा, अब क्या होगा, जैसे ही आपने हीट करा ना, अब वेपर्स बनने शुरू हो गए। लेकिन अब इस पॉइंट पे तो हमारे वेपर्स तो मतलब जो कॉम्पोजिशन है वो तो यही है, इसी पॉइंट की है। मतलब ये कि इस अकेले पॉइंट पे लिक्विड की जो कॉम्पोजिशन रहेगी वही कॉम्पोजिशन हमारी वेपर्स की बन जाएगी, ठीक है। मैंने क्या बोला, अभी दोबारा बोलती हूँ कि इस कॉम्पोजिशन पे जब आप उस मिक्सचर को बॉईल करोगे तो बॉईल करने पे आपको क्या मिलेगा, वेपर्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर वेपर्स में जो कॉम्पोजिशन रहेगी वो लिक्विड वाले कॉम्पोजिशन के इक्वल ही रहेगी, ठीक है। अगर आप इनका कंपैरिजन करें, देखो यहाँ पर अगर आप इनको देखें, यहाँ पर आपको लिक्विड की अलग कॉम्पोजिशन मिल रही थी, वेपर्स की अलग मिल रही थी। इस पॉइंट पे आपको लिक्विड की अलग मिल रही थी, वेपर्स की अलग मिल रही थी। इस पॉइंट पे लिक्विड की अलग मिल रही थी, वेपर्स की अलग मिल रही थी। लेकिन इस पॉइंट पे जैसे ही आप आओगे तो अब आपकी लिक्विड और वेपर फेस की कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक। अब ये अगर मैं इसको नीचे देखो, अब ये जो मैंने देखा था ना वेपर प्रेशर, ये मैं बताया था ना, ये जो वेपर प्रेशर मैक्सिमम, ठीक है, इसको मैं नीचे प्लॉट करूँ, ठीक है। तो मैं यहां तक लेकर आती हूँ। तो इस कॉम्पोजिशन में आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेपर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस पे ये जो कॉम्पोजिशन है इसमें आपकी लिक्विड और वेपर फेस की कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब लिक्विड की वेपर लिक्विड सॉरी जो मिक्सचर है उसकी लिक्विड फेज में और जो वेपर फेज में कॉम्पोजिशन सेम हो गई है, तो अब आप क्या करेंगे, आप इन दो लिक्विड्स को ए और बी को आगे सेपरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप मिक्सचर। आपको एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे क्या मिलेगा, मतलब कि एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे आपको बॉइलिंग पॉइंट जो है, अब देखो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं था, ठीक है, वैरी कर रहा था, कभी ये हो रहा था, ये हो रहा था, ये हो रहा था। लेकिन इस पॉइंट पे आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फिक्स हो गया। फिक्स होने का मतलब ये है कि लिक्विड फेज और वेपर फेज की कॉम्पोजिशन जब सेम हो जाती है, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाता है। और जब बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाता है तो आप क्या करोगे, आप उसी लिक्विड को अगर आपने हीट करा, बॉइल करा, तो वेपर्स, आपको वेपर्स तो मिलेंगे लेकिन वही कॉम्पोजिशन के मिलेंगे जो नीचे लिक्विड के थे। तो अब आप क्या करेंगे, ए और बी कंपोनेंट को अलग नहीं करवाएंगे, सेपरेट नहीं कर पाएंगे। इसी पॉइंट को हम क्या डिफाइन कर देते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन में भी यही होता है। अगर मैं सिमिलरली जो नेगेटिव डेविएशन वाला जो ग्राफ है इसमें क्या होगा, अगर ये देखो ये ग्राफ एज इट इज, जैसे इसमें कांस्टेंट डेविएशन मिला, इसमें नेगेटिव डेविएशन मिला, ठीक है। तो मतलब मैं इसे दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है, वरना बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। देखो, अब इसका मैं अगर टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच के मतलब बीच का मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या होगा, देखिए। क्योंकि इसका वेपर प्रेशर हमें, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या कहा, इस पर्टिकुलर आपने क्या कहा, इसको यहाँ पर लिखो लिख देते हैं। इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे आपने क्या करा, लिक्विड को बॉइल किया, ठीक है, लिक्विड को बॉइल करा, यहाँ तक बॉइल करा, ठीक है। अब बॉइल करा, वेपर्स बनेंगे, वेपर्स में अब इस तरह पे, ये इस तरह क्लॉज है, ठीक। तो आपको क्या मिलेगी, वेपर फेज में ये कॉम्पोजिशन मिलेगी,
ठीक है जी, ये कॉम्पोजिशन ली गई। अब इस वेपर को आप क्या करेंगे, फिर दोबारा से कंडेंस करेंगे। जब कंडेंस करेंगे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर दोबारा से इसे बॉइल करोगे, इस पॉइंट पे आ जाओगे, इसके वेपर्स बनेंगे। वेपर्स बनेंगे तो इस बार आपको क्या मिलेगा, वेपर्स में प्योर लिक्विड मिलेगा। ठीक है, तो बी कॉम्पोनेंट अलग हो गया। लेकिन अभी हम यहाँ दोबारा से आ जाते हैं, जो हमारा फर्स्ट टाइम जो लिक्विड कॉम्पोजिशन था मिक्सचर का, ठीक है, आपने यहाँ पर हीट करा, ये तो पेपर्स को हमने कंडेंस करके हीट करके दोबारा मतलब पी कंपोनेंट को अलग कर लिया। लेकिन इस पॉइंट पे अब ध्यान से समझिए, जब आपने वेपर्स निकाले पहली बार में, तो यहाँ पर आप देखेंगे बी कंपोनेंट ज्यादा है वेपर फेज में और ए कंपोनेंट कम है। अब आप सोच के देखिए कि वेपर्स में हमारा बी क्या है, निकल चुका है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ज्यादा है ना वेपर फेज में। इस पॉइंट पे आपको ये देखने को मिलेगा, जो बी कंपोनेंट है वो हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है वेपर फेज में। देखो इस पॉइंट पे, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इस पॉइंट पे, यानी कि वेपर फेज में बी कंपोनेंट ज्यादा है, ए कंपोनेंट कम है। तो आपको नहीं लगता कि जो हमारा जो लिक्विड जो नीचे है, जिसको हमने बॉइल करा था पहले, इसको बॉइल जब हमने करा था, तो आपको नहीं लगता कि हमारे जब वेपर्स बन जाएंगे तो उस लिक्विड की कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसमें बी और ए निकल चुका है, हालांकि बी ज्यादा निकल चुका है, ए कम निकल चुका है। तो अब जो लिक्विड बचा उसमें क्या बचेगा, बी कम बचेगा और ए ज्यादा बचेगा। यानी कि अब जो न्यू कॉम्पोजिशन रहेगी उस लिक्विड की, आपको नहीं लगता है कि कुछ यहाँ पर सपोज करो, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वो हो जाएगी ये, ठीक है, सपोज करो यहीं पर मिल गई हमें, ठीक है। अच्छा, अब इस कॉम्पोजिशन को आप देखिए कि क्या नाम है, ये जो है ना, आपको एक फिक्स पॉइंट मिला, ठीक, जैसे हमें यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट मिला। अब इस पॉइंट पे अब आपने जो वेपर्स को कंडेंस करा वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब आपने इसे फिर दोबारा से बॉइल करा, आपको यही पॉइंट पे मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो यही फिक्स रहेगा। तो इस बॉइलिंग पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, जो कॉम्पोजिशन लिक्विड की है, देखो ये बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है ना, ठीक है, यहाँ पर वेपर की और लिक्विड की कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुई है। जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पे चेंज हो रही थी ना, वेपर की अलग है लिक्विड की अलग है, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या है, वेपर की अलग है लिक्विड की अलग है। लेकिन इस पॉइंट पे आपको वेपर और लिक्विड की जो कॉम्पोजिशन है वो सेम मिलेगी, ठीक है। इसी पॉइंट को देखो, अगर मैं जैसे अगर आपने यहाँ पर देखा होगा कि ये मिनिमम, यहाँ पर आप देखेंगे मिनिमम डेविएशन, यानी कि यहाँ पे मिनिमम वेपर प्रेशर है, तो इसी को नीचे जब प्लॉट करेंगे इसी कॉम्पोजिशन को आप देखेंगे, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, हाई रहने वाला है, ठीक है। हाँ, तो इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, ये बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा, हाई रहेगा इन कंपैरिजन टू ए और बी, ठीक है। यहाँ पर क्या था, ए और बी के कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट क्या था, मिनिमम था, ठीक, यहाँ पर क्या था, मैक्सिमम। तो इस बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर फेस और लिक्विड फेस की कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, चेंज नहीं होगी। तो जब चेंज नहीं होगी तो अब वो क्या करेगा, हमें एजियोट्रॉफ मिक्सचर मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें ए और बी को अब इसके अलावा सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे। तो जब हम सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे तो वही उसी मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो इस तरीके से हमें एजियोट्रॉपिक्स मिलते हैं, ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिलते हैं। तो आप देखेंगे कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है हमें आइडियल सोल्यूशन में नहीं, हमें नॉन आइडियल सोल्यूशन में मिलते हैं, ठीक है। इसमें अलग टाइप के हमें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स मिलते हैं, इसमें अलग टाइप के। तो अब हम इसी डिफाइन को हम अच्छे से समझेंगे। पहले ये ग्राफ आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए, अब हम इसकी डिफाइन को पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, ठीक है। अब इसकी ना एजियोट्रॉप्स की डेफिनेशन में इन्हीं ग्राफ से आपको बताती जाऊंगी। एजियोट्रॉप्स आर द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स, हमने दो लिक्विड्स का मिक्सचर लिया था, ठीक है, मिक्सचर होता है एजियोट्रॉप्स, ठीक है, विच बॉइल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मैंने देखो यहाँ पर आपको ना रेंज मिलेगी, यहाँ पे ये देखो, ये जो रीजन आप देख रहे हैं ना, ये रेंज है हमारी मिक्सचर के बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। मतलब जैसे ऐसे इमेजिन करो, देखो जो बॉइलिंग मिक्सचर है ना, सॉरी जो हमारे मिक्सचर्स है ना, तो जब आप इन्हें बॉइल करोगे तो हमें क्या मिलेगा कि क्या नाम है, मान लो सपोज करो ये 121 से लेकर 130 डिग्री तक ये हम इन्हें बॉइल कर सकते हैं। मतलब ये रीजन है उनको बॉइल करने का, ठीक है। ये फिक्स वैल्यू तो नहीं है, ठीक है, ये एक मतलब रेंज आपको मिल रही है। जबकि इस पॉइंट पे आके आप अब आपका ना जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, लिक्विड्स विच बॉइल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट क्यों हुआ, ठीक है,
देखो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइक अ प्योर लिक्विड, जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर ले लेते हैं, वाटर का क्या नाम है बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, कितना होता है 100 डिग्री, ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप ना वाटर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री से ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप करेंगे तो वो कंप्लीटली वो वेपर फेज में 100 डिग्री टेम्परेचर पे वो क्या है कंप्लीटली वेपर फेज में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब आप जो लिक्विड है उसका आप 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं कर सकते एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। प्रेशर का ध्यान रखना। तो सिमिलरली इस पॉइंट पे आप क्या करेंगे, जब आप लिक्विड मिक्सचर को बॉईल करेंगे, ठीक है, तो वो जैसे अभी मैंने वाटर का बताया था ना कि एक फिक्स वैल्यू है, ऐसे ही इस कॉम्पोजिशन पे आपको क्या मिलेगी, एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। यहां तक आपको और यहां तक आपको क्या मिलेगी, रेंज मिलेगी। लेकिन इस पॉइंट पे आके आपको क्या मिलेगा, एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा, जैसा कि हमारा प्योर लिक्विड, जैसे मैंने अभी वाटर का एग्जाम्पल समझाया ना कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लाइक अ प्योर लिक्विड, जैसे प्योर लिक्विड का हमेशा देखिएगा, ठीक है, अगर आप प्योर लिक्विड लेते हैं उसका एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, उसमें रेंज नहीं होती। जबकि जब आप लिक्विड को मिक्स करते हैं तो आपको बॉइलिंग पॉइंट की रेंज मिलेगी, ठीक है। तो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर किसकी तरह बिहेव करते हैं, प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो टेम्परेचर क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उनका मतलब कांस्टेंट हो जाता है, जैसे प्योर लिक्विड का, विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन कॉम्पोजिशन। अब इस पॉइंट पे मैंने बताया था ना, इस पॉइंट पे अगर आपने बॉइल करा तो आपको कंप्लीटली वेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। जब आपको वेपर्स मिले, ठीक, कॉम्पोजिशन वही रहेगी जो आपकी लिक्विड की रही है। तो इसका मतलब कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंजेस नहीं आए। कॉम्पोजिशन में चेंजेस नहीं आए हैं, इसी वजह से आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स का वो कांस्टेंट रह गया है, ठीक है। अदरवाइज आप देखिए यहाँ पर चेंज हो रहा था बार बार। क्यों चेंज हो रहा था? क्योंकि आपको यहाँ पे कॉम्पोजिशन डिफरेंट डिफरेंट मिल रही थी। तो इसी वजह से जो मिक्सचर्स होते हैं उनकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो कैसी होती है, जो मिक्सचर है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसकी रेंज मिलेगी। जबकि जो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स है उनका आपको फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा और वो प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे। और इसके अलावा हम उन्हें क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है कांस्टेंट हो चुका है। और एक और जो ध्यान देने वाली बात है कि उनको हम डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लिक्विड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स का, कि लिक्विड और जो वेपर फेज है उसमें क्या है, कंसंट्रेशन क्या हो गई है, सॉरी जो कॉम्पोजिशन है वो क्या हो गई है, सेम हो गई है, सेम हो गई, इसलिए हम उन्हें सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो दिस इज कॉल्ड एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन में हमने अभी से हमारे क्लीन तरीके से बनाया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर मिलेगा। तो ये आपको नहीं लगता कि ये जो टेम्परेचर है ये मैक्सिमम जा रहा है इसके कंपैरिजन और इसके कंपैरिजन में? देखिए मैक्सिमम जा रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर हो जाएगा यहाँ पे इस कॉम्पोजिशन पे, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन क्या था हमारा कि एज़ोट्रॉप को हमने डिफाइन कर लिया था, और नेक्स्ट हम मतलब उसी का सेकंड पार्ट था कि हमें जो राउल्स लॉ के जो नेगेटिव डेविएशन वाले जो लिक्विड्स हैं वो हमें किस टाइप के एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स देते हैं। तो वो हमें कैसे देते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। दो टाइप के एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और एक मैक्सिमम। तो पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम और नेगेटिव डेविएशन में आपको कैसा मिलेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल भी देने को बोला था, तो एग्जाम्पल क्या रहेगा, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर विद 68%। मतलब ये कि जब आप के पास आप मतलब नाइट्रिक एसिड और वाटर को जब आप मिक्स करेंगे और जो कंपोजिशन है वो 68% हो जाएगी, तो आपको वहां पर क्या मिलेगा, आपको एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर मिलेगा, जो कि कैसा, किसके अंदर आएगा, नेगेटिव डेविएशन का, ठीक। क्यों? क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, अब ध्यान से देखिए, नाइट्रिक एसिड और वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारा, हाई है, और नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट लो है। तो हमें एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर जो मिला, देखो ये हमारा क्या रहेगा, वाटर, ये नाइट्रिक एसिड। तो इसका जो हमें जो बॉइलिंग पॉइंट जो सॉरी एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर मिला इस कॉम्पोजिशन पे मिला, ये 68% हमारा मतलब कॉम्पोजिशन है नाइट्रिक एसिड और वाटर की। इस पॉइंट पे अब आप देख लीजिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारा, मैक्सिमम। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि वाटर और नाइट्रिक एसिड के कंपेरिजन में हमारा एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम मतलब हाई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, an azeotropic solution of two liquids has a boiling point lower than either of the two when it। देखिए आपने दो लिक्विड्स को मिक्स कर दिया है, ठीक है,
और एज अ टॉपिक सॉल्यूशन बना दिया है, ठीक है। तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा, यानी कि जो एज अ टॉपिक सॉल्यूशन बन चुका है हमारा, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है। किससे कम है? जो हमारे प्योर जो लिक्विड्स थे उनके बॉइलिंग पॉइंट से कम है, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब ईदर ऑफ द टू व्हेन इट, ठीक है। मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो ऐसा कब होता है, ठीक है। ऑप्शन ए शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, मतलब ये कि ऐसा तब होता है जब हमें जो राउल्स लॉ का जो पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ मिलता है उसमें होता है, ठीक है। या फिर जो बी है, बी ऑप्शन है हमारा, शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, या फिर जो राउल्स लॉ से जो नेगेटिव डेविएशन मिलता है वहां से हमें मतलब लोअर बॉइलिंग पॉइंट मिलता है एज ए टॉपिक मिक्सचर का। या फिर सी ऑप्शन है शोज नो डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, या फिर जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं क्या हमें उनमें एज ए टॉपिक मिक्सचर मिलते हैं, ठीक है। या फिर डी ऑप्शन है इज सैचुरेटेड, ठीक है। तो इसके लिए पहले हमें ना ग्राफ से ही समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे डेविएशन वाले ग्राफ हैं हमने बना लिए, ठीक है। एक तरफ है पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ और एक तरफ है आपका नेगेटिव डेविएशन वाला ग्राफ। तो पहले इसे थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए ये जो ग्राफ है आपका वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, ठीक है। किसके बीच में है? मोल फ्रैक्शन और मतलब वेपर प्रेशर के बीच में, ठीक। तो पॉजिटिव डेविएशन का पहले थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। मीनिंग देखो, नॉर्मली ये जो ब्लैक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है ये किसको बता रही है? जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव मतलब सॉरी ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा है? पॉजिटिव डेविएशन यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो इसमें जो आपको ये रेड लाइन देखने को मिल रही है, यानी कि आपको जो एक्चुअल में जो ऑब्जर्व हुआ, ठीक है, वो इस टाइप का ग्राफ हो, ठीक है। तो ये डेविएशन ही तो है कि मतलब आनी चाहिए थी ये लाइन, लेकिन आपको मिली ये लाइन, ठीक। ये लाइन आनी चाहिए थी, आपको ये लाइन मिल गई। तो ये सारे हमारे क्या है? डेविएशन शो कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब ना इसी तरीके से आप नेगेटिव डेविएशन वाले ग्राफ पे आइए, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन में हमारा ये जो लाइन, ये जो है हमारी किसकी है? ये आइडियल सॉल्यूशन की होना चाहिए ये। बट नॉर्मली क्या है, नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा? हमारा ग्राफ जो है नीचे की तरफ, हमें जो ऑब्जर्व हुआ वो हमें नीचे की तरफ ग्राफ हमें मिला, ठीक है। तो ये वाली लाइन भी हमें कैसे मिलेगी? नीचे की साइड शिफ्ट होते हुए, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा, वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के बीच का ग्राफ है। देखो यहाँ पर जो हमारे मोल फ्रैक्शन, क्योंकि हमारे पास दो कंपोनेंट है ए और बी, तो ए कंपोनेंट यहाँ इस पॉइंट में हमारा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम यानी कि 1 हो जाएगा। और जो दूसरा बी कंपोनेंट है वो हमारा कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले पॉइंट पे आपका जो है जो सेकंड कंपोनेंट यानी कि बी कंपोनेंट है वो मोल फ्रैक्शन उसका 1 हो जाएगा। और जो ए कंपोनेंट है वो हमारा, उसके मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आप ना इस ग्राफ में थोड़ा सा देख रहे होंगे कि आपको ना थोड़ा सा ये पीक पॉइंट से मिल रही है, ठीक है। थोड़ा सा हाइट से मिल रही है, ठीक है। थोड़ा सा फिर ये नॉर्मल आ जाता है, ठीक। तो इस पोजीशन पे क्या है, हमारा वेपर प्रेशर क्या है? मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के कंपैरिजन में देखूं तो हमारा जो वेपर प्रेशर है ये थोड़ा सा कैसा जा रहा है? हाई जा रहा है, ठीक है, मैक्सिमम जा रहा है। ये वाला जो वेपर प्रेशर है किसका है? ये प्योर लिक्विड ए का। और ये इसका वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड बी का, ठीक। तो अगर आप कंपेयर करें तो ए और बी, इन दोनों के प्योर जो लिक्विड्स हैं, इन दोनों के कंपैरिजन में हमें यहाँ पर वेपर जो प्रेशर है वो मैक्सिमम मतलब मिल रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे, ठीक है। एक यहाँ पर पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन होगी, एक्स एरिया में कुछ मोल फ्रैक्शन होंगे और मतलब सॉरी ए कंपोनेंट के कुछ मोल फ्रैक्शन होंगे और बी कंपोनेंट के कुछ मोल फ्रैक्शन होंगे, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम वेपर प्रेशर मिल रहा है, ठीक। अगर हम इसी को बॉइलिंग पॉइंट ग्राफ से समझें, मतलब अगर हम इसका बॉइलिंग पॉइंट ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ हमें ऐसा मिलेगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, ठीक। तो अगर हम ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये हमारे प्योर लिक्विड ए का है। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये हमारे किसका है? बी कंपोनेंट, प्योर जो लिक्विड है हमारा बी कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। अब देखो जो हमारा ए कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा। सिमिलरली जो हमारा बी कंपोनेंट है अगर उसके वेपर प्रेशर कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है। ये तो अंडरस्टूड है कि जिसके वेपर प्रेशर कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है।
तो ये पॉइंट यहाँ पर क्यों आए, ये चीज क्लियर हुई है। ठीक, अब आप देखिए कि जहां पर प्रेशर मैक्सिमम होगा तो आप ना उसी को नीचे आप लेकर आइए। अगर मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करूंगी तो ये कुछ ऐसा पॉइंट मिलेगा। ठीक है, लाइन थोड़ी स्ट्रेट नहीं है बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला जो है और ये वाला जो बॉइलिंग पॉइंट है, इससे लोअर आते 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 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे फिर ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट आपको क्या है, मतलब मिनिमम कब मिल रहा है, इस कॉम्पोजिशन में। ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे। तो वही देखिए, अब यहाँ से दिख रहा है ना कि एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे हमारा जो क्या नाम है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मिनिमम मिल रहा है। ठीक है, ये ऊपर जो स्टेट ये है ना, ये क्या है, आपकी वेपर है और ये क्या है, हमारी लिक्विड। ठीक है, तो आप ये देखिएगा जहां पर हमारा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन है, ठीक है, यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन है वो क्या हो जाएगी, वेपर फेज में और लिक्विड फेज में सेम हो जाएगी। तो यानी कि इस मोल फ्रैक्शन पे, मतलब इस कॉम्पोजिशन पे हमें क्या मिलेगा, एज़ोट्रॉप मिक्सचर मिलेगा। ठीक, और यहाँ पर हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा मिलेगा, हमें मिनिमम मिलेगा। अगर आप ए और बी लिक्विड के कंपैरिजन में, इनकी बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन में देखें तो ये आपको क्या है, मिनिमम मिल रहा है। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, कि जो हमें पॉजिटिव डेविएशन वाले जो ग्राफ होते हैं, ठीक है, उनमें अगर हम देखें तो हमें मैक्सिमम वेपर प्रेशर मिलेगा और उसके रिगार्डिंग अगर हम देखें तो हमें मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। मिनिमम मतलब कि जो प्योर लिक्विड ए है और प्योर लिक्विड बी है, इसके कंपैरिजन में हमें मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अगर हम नेगेटिव डेविएशन को देखें, ठीक, इसका अगर हमने बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन का हमने ग्राफ प्लॉट करा, ठीक है, ठीक, तो हमें कुछ ऐसा, मतलब देखो, जिसके वेपर प्रेशर कम होंगे ना बॉइलिंग पॉइंट, तो उसका क्या होगा, वो ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो, ये इसका जो वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका वेपर प्रेशर ए के कंपैरिजन में कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। ठीक है, ए के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर नीचे आ, मतलब अब ये जो ग्राफ है ये हमारा सॉल्यूशन का, ठीक है, ये नीचे आ रहा है, तो आपको ये वाली स्टेज दिख रही है। ठीक है, जहां पे आपको मिनिमम वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा। अब मिनिमम वेपर प्रेशर, इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ कॉम्पोजिशन होगी। ठीक, अब यहीं से आप क्या करिए, ग्राफ प्लॉट करिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको पॉइंट मिला, ठीक है, ये जो मोल फ्रैक्शन, मतलब किसी पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में ये जो पॉइंट मिला, ये क्या है, आपका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक, जब वेपर प्रेशर कम है, मिनिमम है, तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसीलिए जो पॉइंट है हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है। आप देख लीजिए, जो हमारा ए है और जो हमारा बी है, इनके कंपैरिजन में ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा ज्यादा है। ठीक है, तो क्या नाम है, और यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर अगेन कि यहाँ पर क्या है, हमारी वेपर स्टेट है और ये हमारी क्या होगी, लिक्विड स्टेट। ठीक, तो हमें इस कॉम्पोजिशन में देखने को मिल रहा है कि वेपर की कॉम्पोजिशन और लिक्विड की कॉम्पोजिशन जो है सेम हो गई है, तभी तो हमें ये पॉइंट मिला, अदरवाइज हमें ये कर्व मिलता। ठीक, तो ये पॉइंट हमें बताता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे। और आप देख लीजिए यहाँ पर जो बॉइलिंग, इस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा है, हमारा मैक्सिमम है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जो हमें मतलब पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं फ्रॉम ब्राउन्स लॉ, तो हमें जो आइसोट्रोपिक मिक्सचर्स देते हैं वो कैसे मिलते हैं, हमें मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट देते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर देते हैं। ठीक है, और जो नेगेटिव डेविएशन वाले जो सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, वो हमें कैसे देते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले ग्राफ देते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 32 क्या था फिर, कि जो एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन जो हमने लिया, 2 लिक्विड्स का बनाया था, वो हमें बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन ईदर ऑफ द टू, मतलब जो तो 2 प्योर लिक्विड्स थे उनके कंपैरिजन में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा कैसा मिल रहा है, लोअर मिलता है। तो वो किस केस में मिलता है, पॉजिटिव डेविएशन में या नेगेटिव डेविएशन में, या मतलब कोई भी डेविएशन ना हो या सैचुरेटेड। तो अभी हमने देखा कि जो हमें मैक्सिमम मतलब बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा था, ठीक है, वो सॉरी, जो मिनिमम जो बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा था वो हमें किस में मिल रहा था, पॉजिटिव डेविएशन वाले ग्राफ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव शोज अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउंड्स। ठीक है, जो पॉजिटिव डेविएशन देते हैं वो आपके कैसे देते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर देते हैं, और जो हमारे नेगेटिव डेविएशन वाले ग्राफ होते हैं वो हमें कैसे देते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, एजोट्रोपिक मिक्सचर देते हैं। ठीक है,
तरीके से हमारी जो सॉल्यूशन चैप्टर की पीवाईक्यू सीरीज थी वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।